हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसमें हमने गैल्वेनिक सेल, उसके प्रकार, ये सारी बातों को हमने डिटेल में जाना था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो विद्युत रसायन का जो अध्याय है ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक आता है आपका गैल्वेनिक सेल, उसके अंदर आप गैल्वेनिक सेल उसके प्रकार पढ़ते हैं, फिर विद्युत वाहक बल लाते हैं सेल का, और नर्नस्ट इक्वेशन। ये तीन टॉपिक एक साइड हैं। दूसरे साइड आता है आपका विद्युत अपघटनी सेल, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। उसके अंदर आप लोग फैराडे के नियम, कोलराश के नियम, चालकता, इन सब के संबंधी जो फॉर्मूले रहेंगे, उससे रिलेटेड सवाल रहेंगे, उनको कवर करेंगे। तो हमने पहले वीडियो को तो कर लिया है, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम गैल्वेनिक सेल के अंदर हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, मतलब चैप्टर का आधा हिस्सा चल रहा है अभी। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम इतने सारे टॉपिक कवर करेंगे ना, इतने सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। क्या है इसमें? पहला तो सेल का निरूपण आएगा, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फिर आएगा सेल का विभव निकालने पे बात। और एक बार ई नॉट सेल अगर आप निकाल लेंगे तो ई नॉट सेल का डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, इनके बीच का संबंध, और इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना। फिर आप लोग एक बार डेल्टा जी का मान ला लो तो स्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में भी बता ही पाते हो। लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े रहे होगे, कोई बात नहीं पढ़े होंगे तो हम यहाँ पर तो करने ही वाले हैं। फिर हम टॉपिक कवर करेंगे क्यूसी और केसी। क्यूसी क्या है? रेट क्यूशेंट। और केसी क्या होता है? दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। इनकी गणना करनी रहेगी। और लास्ट में आप लोग रिड्यूसिंग पावर मतलब अपचयन शक्ति, या ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीकरण शक्ति, या ऑक्सीकरण शक्ति है के मध्य आप लोग कैसे उसको निकाला जाता है, किसकी शक्ति ज़्यादा आएगी, किसकी कम आएगी, क्यों, कैसे, क्या होगा, ये सारी बातें आप लोग यहाँ कवर करेंगे। और ये कवर होते ही भैया जिसकी अपचयन शक्ति अधिक होगी, स्वाभाविक सी बात है, वो प्रबल अपचायक कहलाएगा। तो आप लोग अपचायक और ऑक्सीकारक, शॉर्टकट में मैंने इसको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है। इन सारी चीज़ों को आप लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज इतने सारे टॉपिक एक सिंगल वीडियो में रहेगा, और मेरा हमेशा से यही प्रयास है कि कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को ऐसा कोई भी सवाल ना दिखे ना एग्जाम्स में कि वो उसके बारे में जानते ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम पूरा ही चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं, और बहुत प्यार से एक ट्रिक बताऊंगा ना मैं आज। चलिए सबसे पहला टॉपिक आज का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये है सेल निरूपण या सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेल को? तो आप लोग समझिएगा प्यारे बच्चों कि अगर मान लो ए से मेरा बन रहा है A+N, ठीक, और बीच में आता है दो डंडी। ये दो डंडी क्या है मैं अभी बताऊंगा। और ये B+N से बन रहा है हमारा B। तो याद रखिए ये जो दो डंडी है ना, यही है आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मतलब लवण सेतु। लवण सेतु के जो बाएं वाला हिस्सा होता है, लेफ्ट वाला हिस्सा, ये हमेशा किसका रोल प्ले करता है? तो एनोड का। किसका रोल प्ले करता है? एनोड का। और एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है? तो वो आपको पहले से पता है, वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिमिलरली ये जो लवण सेतु है, इसका दाहिना हिस्सा जो होता है, ये हमेशा हर सेल में ये कहलाता है हिस्सा कैथोड का। हिंदी में भी कैथोड बोलते हैं, ठीक। और यहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यहाँ होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। तो एक सेल को आप कैसे निरूपित करते हैं? तो सॉल्ट ब्रिज के साथ निरूपित करते हैं, जिसमें बायां हिस्सा एनोड होता है जहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, दायां हिस्सा कैथोड होता है जहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। प्यारे बच्चों एक चीज और समझिएगा, अगर मान लीजिए मैंने इसका ई नॉट ऑफ सेल लिया, मतलब इस सेल के विद्युत वाहक बल या विद्युत विभव की मैं गणना कर रहा हूं, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा आपका A से A+N। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण में धनावेशों की संख्या बढ़ती है ना। तो देखो 0 से +N तक गया ना, धनावेश बढ़ा, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, और यहाँ आएगा B+2 से लेकर B। ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन है, क्योंकि धनावेशों की संख्या +2 की जगह पे +N हो सकता है, कुछ भी रहे। धनावेशों की संख्या घटना मतलब ये अपचयन है, और ये ऑक्सीकरण है मतलब ये एनोड है, ये कैथोड है, और बीच में क्या है? लवण सेतु। कहाँ पर आप बात कर रहे हैं? मानक स्थिति, स्टैंडर्ड केस में, इसलिए नॉट लगा देंगे।
तो इस तरीके से आप लोग का सेल का इलेक्ट्रोड विभव का गणना करना है। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट ना नोट करा के आप लोग को लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज़ को नोट करके चलिएगा। एक काम करते हैं, मैं इसको एक्चुअली में हटा ही देता हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया है क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो ये चलिए अब हटाइए। आपको जो अभी चीज़ में सिखाने वाला हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सेल का निरूपण हमने जान लिया, अब सेल रिएक्शन में भी थोड़ा सा जाएंगे। उससे पहले कुछ नोट पॉइंट मैं आपको लिखाना चाह रहा था कि मान लो मेरा ए से ना प्यारे बच्चे A+2 बना है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, मुक्त हुआ है। सीधी सी बात है, आप समझ पा रहे हैं यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना था, 0। 0 से आप लोग 0+2 गए, तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई, ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कैसी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण, क्योंकि धनावेशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इस समय जो सेल का विभव आएगा उस सेल के विभव को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्चुअल में होता कहाँ है, तो आपको पता है एनोड पे, इसलिए इसको एनोड पोटेंशियल या एनोड का विभव भी कह सकते हैं। तो एनोड का विभव ही क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव, दोनों का मतलब एक ही है। शॉर्टकट में मैं इसको क्या लिखूंगा, मानक स्थिति में हो रहा है ना, तो इसको मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानव ऑक्सीकरण विभव। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा ये कोई एक सेल है, अर्ध सेल है, जिसमें केवल ऑक्सीकरण विभव हो रहा है, उससे x वोल्ट उसका मान आता है, उसके विभव का मान कितना आता है, x वोल्ट। समझ में आ रहा है बात भैया। एक अर्ध सेल भी तो अपने आप में एक सेल था, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल होता था, अपचयन अर्ध सेल होता था, उनका अपना कुछ कुछ विभव का मान भी हो सकता था। तो मान लीजिए मैंने ऑक्सीकरण अर्ध सेल के विभव का मान क्या ले लिया, x वोल्ट। अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, सेल मेरा वही रहे पर मैं रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं। तो रिएक्शन जैसे ही उल्टा हुआ, अब आप लोग A+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा के अब आप बना रहे हैं A। तो अब आप हम समझ पा रहे हैं कि आप +2 चार्ज से 0 हो रहे हैं, मतलब इस बार धनावेशों की संख्या घट रही है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, अपचयन अभिक्रिया। चूंकि ये अपचयन अभिक्रिया है, इसलिए इसके जो विभव आएगा उस विभव को भी हम लोग क्या नाम देंगे, रिडक्शन विभव, मतलब अपचयन विभव। और ये होता कहाँ है, तो ये होता तो कैथोड पे है, इसीलिए हम इसको कई बार कैथोड विभव के नाम से भी जानेंगे। शॉर्टकट में मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। नोटिस करना इसका मान कितना आएगा, तो सेल तो वही था, पहले x वोल्ट का सेल था। अभी क्या हुआ, अभी बस अभिक्रिया बदली है पर सेल तो वही चीज है ना, सेल तो नहीं बदला, अभी भी वही चीजें हैं, वही रिएक्शन हो रही हैं, बस रिवर्स डायरेक्शन में हो रही हैं। तो इसलिए अब इसका मान क्या हो जाएगा, -x वोल्ट। तो मैं क्या कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो मानक ऑक्सीकरण विभव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वो मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल आता है। बस दोनों के जो चिन्ह रहते हैं, जो साइन रहती हैं, वो बस अलग रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्यारे बच्चों आप समझना, मैं आपको बोल रहा हूँ E0 ऑफ Fe+2 से मैं गया Fe+3। आप देखिए यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है कि अपचयन, तो आप बस नोटिस कीजिए धनावेशों की संख्या को, +2 से आप +3 जा रहे हैं, धनावेशों की संख्या बढ़ रही है, मतलब ये ऑक्सीकरण प्रोसेस है। इसका अगर मैं बोल रहा हूँ सेल विभव का मान 0.74 वोल्ट आया, और अगर मैं अब आपसे ये पूछ दूं कि E0 ऑफ Fe+3 से Fe+2 के विभव का मान आप बता दीजिए, तो भैया रासायनिक अभिक्रिया के जो अवयव है वो तो सेम है, तो विभव का मान भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। पर ये ऑक्सीकरण का है और यहाँ धनावेशों की संख्या +3 से +2 हो रही है। जब धनावेशों की संख्या घटती है तब वो प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, तो ये अपचयन विभव होगा और इसके सामने क्या लग जाएगा, माइनस। मतलब जो ऑक्सीकरण विभव होगा वही अपचयन विभव होगा, बस उनके सिंबल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, मैं यहाँ पे नोटिस भी कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको किसी भी सेल का ऑक्सीकरण विभव का मान पता चलता है तो इमीडिएटली अगले सेकंड में आपको उसका अपचयन विभव का मान भी पता चल ही जाएगा। बस सिंबल क्या करना है, चिन्ह बदल देना है और कुछ तो करना ही नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आ जाइए पीछे, हम लोग आगे थोड़ा सा धीरे से बढ़ते हैं।
हमने सेल को निरूपित कर लिया और एक छोटा सा नोट बीच में मैंने इंक्लूड कराया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सेल रिएक्शन। क्या था वो? सेल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ऐसा करके एक सेल है जिसमें ए से बनाना है A+3, बीच में सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु लगा है और ये B+2 से मेरा बन रहा है B। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है? धनावेश की संख्या बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण, और यहाँ पे धनावेशों की संख्या घट रही है ना, +2 से 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इतना इंग्लिश थोड़ा सा टॉलरेट करना ना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अपचयन। आपको इसका सेल रिएक्शन बनाना है। तो हम सबको पता है कि जो सॉल्ट ब्रिज है इसके लेफ्ट में कौन है भैया? एनोड है, वही तो ऑक्सीकरण होना है। और राइट में कौन है भैया? तो कैथोड है। ये चीजें तो आपने अभी अभी देखी थी, ठीक है। तो मैं पहले आ जाता हूं एनोड पर। अगर मैं एनोड पे गया तो प्यारे बच्चों, आपका ए से क्या बन रहा है? A+3 बन रहा है और +3 बनने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन हो गए मुक्त। ठीक, ये मेरा मान लो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं कहाँ जा रहा हूँ? कैथोड पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? कैथोड पे जा रहा हूँ। कैथोड पे आप सबको पता है एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीकरण होता था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता था। और वैसे ही कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया के तौर पे B+2 है, उससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया है? B बनाया है। मान लो ये मेरा इक्वेशन 2 है। ऑक्सीकरण पे, सॉरी, एनोड पे ऑक्सीकरण, एक अर्ध अभिक्रिया। कैथोड पे अपचयन, ये एक और अर्ध अभिक्रिया। इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जब आप मिलाते हो ना, तभी तो कंप्लीट सेल बनता था। पिछले लेक्चर में याद आ रहा है डेनियल सेल का एग्जांपल? डेनियल सेल में क्या होता था? अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध अपचयन, दोनों मिलके तो कंप्लीट सेल बनते थे। तो वही काम यहाँ भी करना है आपको कि अगर कंप्लीट सेल बनाना है तो इन दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ के एक टोटल कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बनानी पड़ेगी। क्योंकि सेल में आधा ऑक्सीकरण या आधा अपचयन नहीं होता, कंप्लीट रेडॉक्स होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का मिश्रण होता है। तो मैं एक काम करूंगा, मैंने हमेशा से ये बात जानी है कि कोई भी जो अभिक्रिया जो संतुलित होती है उसमें ये इलेक्ट्रॉनों का पद नहीं होता। तो इसलिए आपको ये इलेक्ट्रॉनों के पद को ना हटा देना है। हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको आप लघुत्तम लो। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 6। तो इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ। मतलब आप समझ गए, इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए? तो 2 का। वैसे ही जो इक्वेशन 2 है इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये 6 बन जाए? तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों को लाके क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़िए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 2A। इससे हमारा बन रहा है 2 टाइम्स A+3 प्लस अब 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाले इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 टाइम B+2 प्लस अब 6 इलेक्ट्रॉन से हमारा बन रहा है 3B। इन दोनों को लाके जोड़ दीजिए, आपको कंप्लीट सेल का रिएक्शन मिलने वाला है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या मिलेगा? A+3 टाइम्स B+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से मेरा बन रहा है 2 टाइम्स A+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस अब 3B। बच्चों आप देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसल। तो फाइनली कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन जो हमको मिल रही है या कंप्लीट जो सेल का रिएक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 2A प्लस 3 टाइम्स B+2 से मेरा बन रहा है 2 टाइम्स A+3 प्लस ऑफ 3B। ये आप लोग का आया सेल अभिक्रिया। सारे पद बैलेंस है कि नहीं? तो देखो 2A 2A, 3B 3B, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। तो तत्व भी बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है। तो यही हमारा कहलाता है सेल रिएक्शन। क्या कहलाता है? सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन में आप देखो, A वाला A से A+3 जा रहा है, मतलब A का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और B वाला B+2 से कहाँ जा रहा है? B जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो पूरा रेडॉक्स रिएक्शन भी आया कि नहीं आया? ठीक। तो ये था आप लोग का किसी सेल के अंदर होने वाला सेल रिएक्शन। चीजें टफ लग रही होंगी जबकि है आसान। हालांकि धीरे धीरे हम चीजों को और ज्यादा आसान करते चले जाएंगे, तो आप घबराइएगा मत बस। चलिए, सेल रिएक्शन तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? हमको E0 सेल की वैल्यू कंसीडर करनी है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा आप लोग के सामने एग्जाम्पल देता हूँ, उससे हम सारे सवाल लगाते हुए बनाएंगे ना तो चीजें अच्छे से पकड़ में आएगी। ठीक, चलिए देख लीजिए बच्चों, एक सवाल है हमारे सामने। सवाल में क्या बोल रहा है कि Fe+3 से Fe+2 जाने के लिए जो विभव आ रहा है, कैसा विभव है? ये अपचयन है कि ऑक्सीकरण है? तो आप समझ आ रहे हैं कि +3 से +2 जा रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है।
तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का मान दिया है 0.77 वोल्ट। ठीक, दूसरे वाले को देखिए, इसमें Sn+2 से फिर से Sn जाना है, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ये भी अपचयन अभिक्रिया है, दोनों ही अपचयन अभिक्रिया है। एक को ऑक्सीकरण और एक को अपचयन होना था, पर सवाल में ऐसा ड्रामा कर दिया कि दोनों ही अपचयन विभव मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का अपना अपना मान दिया हुआ है, और आपको एक सेल की अभिक्रिया दी हुई है, आपसे बोल रहा है पूरे सेल का जो है विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको तो पता है कि सेल में एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होनी है और दूसरे का अपचयन होना है, पर जब डाटा दिया गया है तो दोनों के दोनों ही किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? अपचयन अभिक्रिया को। तो आप बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा आप कोड याद रखिए। आपको मैं पहले एक खास बात बता दूं। खास बात यह है कि जो हमारा सेल का रिएक्शन होता है ई नॉट सेल निकालने के लिए ना आपके बुक में ना बड़े सारे फॉर्मूले देंगे कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड ले लेना, या कुछ बुक में ई नॉट ऑफ एनोड माइनस कैथोड देगा। तो प्यारे बच्चों, आप ना वो सब चीज़ों को यूज़ मत करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं इसी कन्फ्यूज़न में ना जब अपने टाइम IIT का एंट्रेंस दे रहा था तो एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, और वो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही था। ये जो प्लस माइनस का सिंबल था ना, इसके चक्कर में ही कंफ्यूज होके नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए करके मैंने उस सवाल को स्किप कर दिया, और बाद में समझ में आया कि वो सवाल उतना टफ था नहीं। तो वही चीज़ है कि कहाँ एनोड माइनस कैथोड करना है, कहाँ कैथोड माइनस एनोड करना है, इस चक्कर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ, मैं ये झेल चुका हूँ, आज तक दुख होता है। 8-10 साल पहले पेपर दिए होंगे, ठीक है। तो आपसे ये गलती ना हो, इसलिए मैं आपको एक खास बात बोलूँगा कि आप कोई फॉर्मूला बुक का इस चैप्टर का मत याद करना। मैं एक से एक यूनिक प्रोसेस या ट्रिक आपके सामने रखूँगा, हर सवाल आपसे बनेगा, गलती से भी गलतियाँ नहीं होंगी। आप फॉर्मूला मत रटो इसका किताब की तरह कि कैथोड माइनस एनोड करेंगे, एनोड माइनस कैथोड करेंगे, भूल जाओ, मत जाओ किताब पे, आप अपने दिमाग पे भरोसा रखो। यहाँ कंप्लीट सेल की बात रही है। एक कंप्लीट सेल आप सबको पता है कि दो अर्ध सेलों से मिलकर बनता है, एक होता है ऑक्सीकरण और दूसरा होता है अपचयन। अगर मैं ऑक्सीकरण और अपचयन को जोड़ दूं तो कंप्लीट सेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात सीधी सी है, मिलना ही मिलना है। तो मतलब ई नॉट सेल का मतलब ही आप लोग याद रखना, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण का विभव और अपचयन के विभव को आप जोड़ोगे तो सेल का कंप्लीट विभव मिल ही जाएगा। अब कौन ऑक्सीकरण है कौन अपचयन है, अब इस बात पे बात करेंगे। तो याद रखो ये दोनों ही रिएक्शन किसके लिए दिया है? अपचयन के लिए दिया है। ऑक्सीकरण कौन होगा, अपचयन कौन होगा, इसके लिए हमेशा सवाल में आपको एक हिंट देगा। जैसे यहाँ हिंट के तौर पे हमको रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है। Sn से हम कहाँ जा रहे हैं? Sn से हम Sn+2 जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण प्रोसेस हो गया। ये बात समझ पाया कि नहीं? ठीक, ऐसे ही आप लोग नोटिस कीजिए, आप Fe+3 से Fe+2 जा रहे हैं तो ये कौन सा हो गया? ये अपचयन हो गया, क्योंकि धनावेशों की संख्या घटने लगी। तो सीधी सी बात है, आयरन का हो रहा है अपचयन और Sn का हो रहा है ऑक्सीकरण। आयरन का +3 से +2 जाना सही है, पर Sn का क्या होना चाहिए था? ऑक्सीकरण होना चाहिए था। मतलब Sn+2 से Sn ना जाके हम लोग को Sn से Sn+2 जाना था। तो भैया इसके विभव का मान कितना होगा? सीधी सी बात है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि अगर इसकी वैल्यू -0.14 है तो इसकी वैल्यू +0.14 वोल्ट आ जाएगी। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, कैच कर पाए? अब ध्यान से देखो, ऑक्सीकरण किसका हुआ था? Sn का हुआ था। कहां से कहां तक गया था? तो Sn से Sn+2। देखो ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है ना, धनावेशों की संख्या 0 से +2, धनावेशों की संख्या बड़ी है तभी तो ऑक्सीकरण बोलेंगे। प्लस अपचयन करना है, तो अपचयन करना है मतलब Fe+3 से कहाँ जाना है? Fe+2 जाना है, धनावेशों की संख्या घट गई, अपचयन कहलाया। तो आप ये फॉर्मेट यूज करना, कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड मत जाना, वो गलती हो जाएगी जो मुझसे हुई थी। आज तक वो सवाल छोड़ के आना पड़ा था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, अफसोस होता है आज तक। ठीक, चलिए Sn से Sn+2 जाने के विभव का मान तो आपने ला लिया ना। Sn+2 से Sn नहीं जाना, यह अपचयन था, आपको ऑक्सीकरण का लेना था, तो वो हो गया 0.14 प्लस Fe+3 से Fe+2 चाहिए था और यहाँ दिया भी वही है, तो आप इसको सीधे सीधे लिखेंगे और आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 7 1 8 1 9,
तो 0.91 वोल्ट आप लोग का क्या आ रहा है, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आ रही है। आसान है ये चीज़। तो इस तरीके से आपको एक सवाल देगा, उसमें कुछ ना कुछ हिंट दिया ही रहेगा और उस हिंट के आधार पे आपको किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, उसका डिसीजन लेना है और फिर सिंपली सॉल्व करना है। बहुत आसान रहता है ई नॉट ऑफ सेल निकालना। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कीजिए। फिर और एक सवाल देखते हैं। चलिए ये एक सवाल है हमारे सामने और ये सवाल में आप लोग याद रखिए कि ये ऑलरेडी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए थे पर मैं चाहता नहीं ऑप्शन देना, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे आराम से इसको बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं। क्या था सवाल में, ठीक, तो आपको ये दो वैल्यूज दी हुई हैं और ये एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। घबराइएगा मत, इस बार सारा सवाल ना केवल आयरन के टर्म में दे दिया था। क्यों? क्योंकि आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है ना, थोड़ा तो कंफ्यूज करेगा ही। अब लोगों को लगेगा अरे सर पूरा आयरन है, कौन ऑक्सीकरण कौन अपचयन, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, क्योंकि आईआईटी आपसे यही तो डिमांड करता है, थोड़ा सा आपको फंसाता बस है। ठीक है, ऐसे हम बहुत आईआईटी नहीं करेंगे। अब सवाल में बसाते हैं। आप ध्यान से देखो, आप इस अभिक्रिया को देखो, Fe से Fe+2 जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहाँ देखो तो Fe+3 से कहाँ जा रहे हैं, Fe+2, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी अपचयन अभिक्रिया है। इतना तो मैं जरूर तय कर लूंगा। मुझसे बोला गया था ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने को। क्या इसकी वैल्यू, ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल हमेशा से ही हमने पढ़ा है क्या करना, ऑक्सीकरण का विभव और अपचयन के विभव को आप लाके जोड़ देना। ठीक, अच्छा इस समय बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, सर ये तो 2 मोल है, ये 3 मोल है, तो इसका कुछ काम नहीं है क्या। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो हमारा ई नॉट सेल आता है, जो सेल का विभव आता है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि गहन गुण होता है। वो द्रव्यमान पे या मोलों की संख्या पे निर्भर नहीं करता। ठीक, तो कितने मोल दिए हैं नहीं दिए हैं पिछले क्वेश्चन में भी मैंने नहीं यूज किया था और ना ही मैं इस क्वेश्चन में लगाने जाऊंगा, क्योंकि ई नॉट सेल कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास से स्वतंत्र है, द्रव्यमान से या नंबर ऑफ मोल से क्या है, स्वतंत्र है। क्या लिखा है नहीं लिखा उससे हमको लेना ही नहीं है। चलो अब सवाल में आ जाओ। ऑक्सीकरण लेना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है आयरन से Fe से Fe+2 का, Fe से Fe+2 गए हो, प्लस अपचयन किसका हो रहा था, Fe+3 से जब आप Fe+2 जा रहे थे तब आपका अपचयन हो रहा था। अब चलिए सवाल का डाटा देखते हैं। सवाल में देखो तो Fe+2 से Fe दिया है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए Fe से Fe+2। ये अपचयन विभव का मान दिया है, मुझे चाहिए उसको ऑक्सीकरण विभव। तो प्यारे बच्चों आप इसको पलट नहीं लोगे, अगर आपको Fe+2 से Fe का मान दिया है तो Fe से Fe+2 के मान में आपको करना ही क्या है, इसके सामने का सिंबल चेंज कर देना है। तो जो माइनस था अब वो क्या हो गया है, प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 4.441 वोल्ट। इजी, ठीक है, सिंपल सी तो बात है ना, इक्वल टू 0.441 वोल्ट, प्लस में आ गया अब ये डाटा। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है 0.441 वोल्ट, प्लस Fe+3 से Fe+2, ये रिडक्शन प्रोसेस था। हमको डाटा भी किसका दिया है, Fe+3 से Fe+2, तो डाटा में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जो मान है आपको उसको उतार देना था। अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़िए, 1 1 हो गया, 2 7 4 11, 1 7 4 11 और 1 12, तो 1.212 वोल्ट ये आया आपका ई नॉट सेल की वैल्यू, जो ऑप्शन में ऑलरेडी उपलब्ध रहेगी और यही आपका आंसर हो जाता है। तो ई नॉट सेल मतलब सेल के विभव का मान निकालना कितना आसान है, बस ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव को लाके क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको नोट करो बच्चों। अब हम हमारे 4th टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि हमने सीक्वेंस से टॉपिक किया, पहले सेल रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर सेल रिएक्शन देखा, फिर ई नॉट सेल निकालने का मान जाना, और अब हम लोग ई नॉट सेल और डेल्टा जी के बीच में संबंध लाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब रिलेशन को भी पढ़ लिया जाए। क्या रिलेशन है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के मानक विभव के मान के बीच में आपको संबंध लाना है। बड़ा छोटा सा रिलेशन है और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। देखना कितना आसान है। हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, क्या हेडिंग, डेल्टा जी नॉट एवं ई नॉट ऑफ सेल के मध्य संबंध,
हम केवल संबंध ही नहीं पढ़ेंगे भाई, उनके साथ साथ इससे रिलेटेड जो और भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकती है मैं वो बातें भी बताऊंगा। ये सवाल नहीं छूटना चाहिए आपसे, ठीक। तो चलिए सीधे से आप संबंध देख लीजिए पहले। तो डेल्टा जी नॉट सीधे सीधे इक्वल होता है माइनस एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, जहां एन क्या है, तो एन कुल आवेशों का मान रहेगा। जो आप सेल अभिक्रिया जब लिखते हैं ना, सेल रिएक्शन, उसमें जो कुल आवेश आता है उसी को एन फैक्टर या एन से निरूपित किया जाता है। एफ क्या है बच्चों, तो ये एफ जो है ना 1 फैरेड की वैल्यू है और इसकी वैल्यू आती है 96,500 कूलम। आवेश का इकाई क्या है, कूलम है ना। तो जब 96,500 कूलम आवेश आता है तो उसको हम लोग 1 फैराड या 1 फैराडे आवेश का नाम देते हैं। और ई नॉट सेल तो समझ ही रहो, मानक अवस्था में सेल का मानक विभव, ठीक है। तो एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पे मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना ना कि प्यारे बच्चों अगर मान लो मेरा ई नॉट सेल जो है इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब ई नॉट सेल कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। तो उस अवस्था में आप लोग ये बात देख पाएंगे कि अगर ई नॉट सेल अगर धनात्मक है तो आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं कि एफ का मान भी कैसा है, धनात्मक। सीधी सी बात है, तो वैल्यू हमेशा धनात्मक है। एन क्या है, एन है आवेशों का मान। तो आवेश तो हमेशा धनात्मक ही आते हैं ना, +2 आवेश आए, 4 आवेश आए, 6 आवेश आए, कभी -3 आवेश सुने हो, नहीं सुने हो, सीधी सी बात है। तो ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, इन तीनों का गुणनफल भी क्या हो गया, धनात्मक। जब इन तीनों का गुणनफल धनात्मक हो गया, सामने किसका गुणा है, माइनस का, तो ये पूरे तो पॉजिटिव हुए पर सामने माइनस होने के कारण अब आप लोग समझ गए कि यहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। मतलब डेल्टा जी नॉट जो है वो <0 आ गया, नेगेटिव आया। और प्यारे बच्चों जब भी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक आता है तो वो किस चीज को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है स्वतः अभिक्रिया को, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। तो अगर हमारा डेल्टा जी का मान नेगेटिव आए, या इसी को ऐसा कह सकता हूं कि ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव आए, तो कौन सी अभिक्रिया मिलेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगी। तो आप जिस भी अभिक्रिया के लिए, जैसे अभी अभी आपने ई नॉट सेल लाया था, 0.91 वोल्ट आया, कैसा आया, या 0.121 वोल्ट आया, पॉजिटिव आया। जैसे ही ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है आप समझ जाना कि वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, स्वतः अभिक्रिया हो जाती है, सीधी सी बात है। और इसी का दूसरा केस ले लो, अगर मैंने ई नॉट सेल की वैल्यू को 0 से छोटा ले लिया, मतलब कहने का अर्थ है मैंने ई नॉट सेल की वैल्यू को, मानक विभव को मैंने क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया। तो ध्यान देना, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस, और सामने क्या लगा है, एक और माइनस। तो यहां से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि 2 माइनस गुणा करेंगे तो धन ही आना है भाई, पॉजिटिव ही आना है। तो अब आप यहां से समझ पा रहे हो कि डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा है, धनात्मक है। और प्यारे बच्चों डेल्टा जी नॉट का 0 से बड़ा आना या धनात्मक होना किस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है, अस्वतः प्रक्रम, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। तो अगर मेरा ई नॉट सेल ऋणात्मक है तो याद रखना वो अस्वतः प्रक्रम होगा, अगर मेरा ई नॉट सेल की वैल्यू धनात्मक आती है तो वो क्या होता है, स्वतः प्रक्रम होता है। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम सवाल बनाएंगे और उसके नेचर के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, ठीक। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, एक प्यारा सा सवाल आपके सामने आ चुका है और ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसको तो बनाना है भाई। क्या दिया है, ऐसे बड़े से सवाल को देख के घबराना नहीं है, सवाल पढ़ो कितना आसान है। बोल रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया है और ये दिया है रासायनिक अभिक्रिया कि Cr सॉलिड में 3 टाइम्स कैडमियम आयन दिया है एक्वस फॉर्म में, उससे 2 टाइम्स Cr+3 बन रहा है एक्वस और 3 टाइम्स कैडमियम बन रहा है सॉलिड स्टेट में। बोल रहा है इस अभिक्रिया में ई नॉट ऑफ सेल और डेल्टा जी नॉट की गणना करना है। यदि ये आपको थोड़ा सा एक हिंट भी दिया है, और हिंट में क्या दिया है, तो क्रोमियम का अपचयन विभव दिया है ना। अपचयन विभव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि +3 से 0 अपचयन अभिक्रिया ना, तो ये अपचयन विभव दिया है क्रोमियम का -0.74 वोल्ट। और कैडमियम का भी अपचयन विभव ये दिया है कितना, -0.40 वोल्ट। दोनों का अपचयन विभव दिया है। आपको पता है एक का ऑक्सीकरण विभव लेना है, एक का क्या लेना है, अपचयन विभव। क्योंकि जब भी आप ई नॉट सेल लेने जाओगे, मैंने आपको बोला था कोई फॉर्मूला मत लेना, आप सवाल में समझ लगाना। और हमको पता है कोई भी जो सेल होता है वो ऑक्सीकरण और अपचयन से तो मिलकर ही बनता है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरा सेल तो आ ही जाएगा, है ना। ऑक्सीकरण और ये रिडक्शन मतलब अपचयन, दोनों को जोड़ने से पूरा सेल कंप्लीट होना है। अब बात ये आएगी कि भैया ये तो दोनों का ही अपचयन विभव दिया है, एक का ऑक्सीकरण देता तो अच्छी बात थी।
तो ये आपको कंफ्यूज बस करने के लिए दिया है, आपको सेट करना पड़ेगा। और वो कहाँ से चेक होता है, तो केमिकल रिएक्शन से। आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं Cr से आप Cr+3 बना रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया दे रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और Cd से बन रहा है हमारा Cd0, +2 से आप 0 आ गए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है आपकी अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। आया समझ में। तो कैडमियम का अपचयन विभव दिया है, अच्छी बात है, पर भैया क्रोमियम का क्या लेना था, क्रोमियम का हमको ऑक्सीकरण विभव लेना था। मतलब Cr+3 से Cr ना जाके Cr से Cr+3 जाना था। उसके लिए डाटा क्या करना है, बस सिंबल ही तो चेंज करना है, बाकी डाटा तो सेम का सेम रहने वाला है। इतनी बातें तो हमने पढ़ रखी हैं और सवाल के दिए गए अभिक्रिया से हमने दिमाग भी लगा लिया। ऑक्सीकरण लेना था तो ऑक्सीकरण Cr से कहाँ पहुँचना था, Cr+3 मानक अवस्था में, प्लस अपचयन लेना था। अपचयन किसका हुआ था, अपचयन हुआ था कैडमियम का, और वो कहाँ से कहाँ गया था, Cd+2 से Cd। देखो ये अपचयन है और ये ऑक्सीकरण है, धनावेश की संख्या यहाँ बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है। ठीक, डाटा तो अब आप लोग ला चुके हो। अब आपको Cr से Cr+3 का चाहिए डाटा, ना कि Cr3 से Cr का चाहिए। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो उसको रखो, तो ये हो गया +0.74 प्लस Cd+2 से Cd चाहिए, और ये दिया भी किसका है, Cd+2 से Cd। तो ये जैसा दिया है ना, आपको उसको वैसा ही लेना है, इसका सिंबल को चेंज करने की जरूरत मत कर देना। तो भैया यहाँ सॉल्व करो, तो ये हो गया 0.74, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -0.40। तो हमें फाइनली कितना आएगा, हमें फाइनली मिलेगा 0.34 वोल्ट। ये क्या मिला, E0 सेल। और मेरे प्यारे बच्चों, E0 सेल की वैल्यू कैसी आई है इस बार, धनात्मक आई है। E0 सेल का धनात्मक आने का मतलब ही आप लोग समझ रहे हो कि अभिक्रिया कैसी है, स्वतः अभिक्रिया है। अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगी। तो हमने उसका नेचर भी ला ही लिया। हालांकि नेचर लाया जाता है डेल्टा जी के संबंध से, तो चलो हम लोग डेल्टा जी ला ही लेते हैं। और ये क्या होता है, -NF × E0 सेल। n की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ n की वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना है, आवेशों की गणना करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आवेश देखिए, यहाँ तो 0 आवेश है, यहाँ +2 है, और ऐसे कितने हैं, 3 कैडमियम। तो टोटल आवेश क्या आया, 6। लेफ्ट साइड आवेश आया है 6, राइट साइड भी अगर मैं देख रहा हूँ तो +3 × 2 कितना आया, 6। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड 6 आवेश है, इसलिए n की वैल्यू क्या ले लो, 6 ले लो। एक्चुअल में n कहाँ से आता है, तो जब भी आप संतुलित अभिक्रिया देखते हैं ना, तो किसी एक साइड, चाहे लेफ्ट का चाहे राइट के आवेश को आप गिन दीजिए, वही आपका n का मान है। तो n का मान कितना दिख गया, 6। यहाँ रख दिया मैंने n के मान को, ΔG0 = -n की जगह पे क्या रखा, 6, f की जगह पे 96,500 इंटू E0 सेल तो ला चुका हूँ, कितना ला चुका हूँ, 0.34 वोल्ट। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा तो वैल्यू तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आ रही है, मतलब ये भी स्वतः प्रक्रम को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके के सवाल भी रहेंगे। डेल्टा E0 सेल और ΔG0 के बीच का रिलेशन एकदम आसान है। एक बार E0 सेल आया तो ΔG0 तो आपको रखा हुआ है ना, बाई 1 गेट 1 वाला हाल है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हमने अपने मॉड्यूल के पूरे 6 टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट कर लिया है। भैया E0 सेल ΔG0 के बीच में रिलेशन भी ला लिया, स्वतः अस्वतः प्रक्रम कैसे कब आएगा वो भी जान लिया। कब आता है स्वतः प्रक्रम, जब हमारा E0 सेल का वैल्यू क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, या ΔG0 की वैल्यू क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। तो ये सब कहानी थी, अभी तक हमने ये सारी बातों को कवर किया। अब लास्ट के 2 हमारे टॉपिक छूट गए हैं, और वो क्या थे, रिड्यूसिंग पावर, मतलब अपचयन शक्ति या ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो प्यारे बच्चों, मैं इसमें नोट करा के कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा और आपको वो बिल्कुल ना ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है। इसमें कहाँ से सवाल बना के पूछ देगा ना, आपको समझ नहीं आएगा। पर हाँ, एक चीज़ का मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसके बाहर से नहीं आएगा, वो पूछ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उतना पढ़ लेंगे ना हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बस आप लोग को लिखवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इसीलिए नोट लिख दिया हूँ कि भैया जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अपचयन विभव, पोटेंशियल हिंदी में क्या बोलेंगे, अपचयन विभव। अपचयन विभव का मान जितना होगा
वो व्युत्क्रमानुपाती होता है रिड्यूसिंग पावर के। वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? रिड्यूसिंग पावर के, मतलब अपचयन शक्ति के। ठीक, जिसके अपचयन विभव का मान जितना उच्च होगा उसकी अपचयन शक्ति उतनी निम्न होगी। ये एक इंपॉर्टेंट सा आप नोट याद रखना। मतलब सीधी सी बात है, मैं अगर आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब मानक अपचयन विभव का मान बढ़ेगा, उस समय जो अपचयन शक्ति है, जो उसका रिडक्शन पावर है, अपचयन शक्ति है, उसका मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर उसकी अपचयन शक्ति घट गई है तो आप लोग साफ साफ समझ पाए कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि दुर्बल अपचायक की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? दुर्बल अपचायक। अब सीधी सी बात है, अगर दुर्बल, सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं ना भैया। मानक विभव का मान, अपचयन विभव का मान उच्च होने से अपचयन शक्ति कम हो जाएगी, अपचयन शक्ति कम होने से वो दुर्बल अपचायक की तरह बिहेव करेगा, और वो दुर्बल अपचायक की तरह बिहेव कर रहा है मतलब वो अपने आप में क्या बन गया? प्रबल ऑक्सीकारक। क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक ही तो दुर्बल अपचायक होंगे क्या? सीधी सी बात है, कारक। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? वो स्वयं को क्या करता है? अपचयित करता है और अभिक्रिया को ऑक्सीकृत करता है। अपचायक का तो यही गुण है ना, जो स्वतः ऑक्सीकारक जो स्वतः अपचयन हो और अभिक्रिया को ऑक्सीकृत करे। तो यहाँ पर इसका स्वयं का क्या होने वाला है? स्वयं का अपचयन होने वाला है, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक आया ना। सिमिलरली दूसरा वाला कॉन्सेप्ट इसी का जस्ट सेम, कि जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल आएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल आएगा मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग विभव आएगा, ऑक्सीकारक विभव या ऑक्सीकरण विभव, तो वो ऑक्सीकरण विभव सीधी सी बात है, आप साफ साफ समझ गए कि इसके व्युत्क्रमानुपाती आएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर के। ठीक, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कि ऑक्सीकरण शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती आएगा। और एक बार अगर ऑक्सीकरण शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती आ गया तो यहाँ से अब आप लोग सीधे सीधे नोट बना पाएंगे कि जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना हाई होगा उसकी ऑक्सीकरण क्षमता या ऑक्सीकरण शक्ति उतनी क्या रहेगी? कम रहेगी, दुर्बल रहेगी। वो उतना क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब वो किसकी तरफ व्यवहार करेगा? वो दुर्बल ऑक्सीकारक की तरफ व्यवहार करेगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीकरण क्षमता तो कमजोर हो चुकी है ना, तो वो दुर्बल ऑक्सीकारक बन गया है। और अगर वो दुर्बल ऑक्सीकारक बन गया है का कहने का मतलब ही है कि वो प्रबल अपचायक है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। किसकी तरफ बिहेव करने वाला है? प्रबल अपचायक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है। तो ये नोट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना, इससे बाहर सवाल नहीं बन सकते। सवाल कैसे आते हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों, मैंने ये 2 सवाल आपके सामने रखे हुए हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल बड़ा खास सवाल है, क्योंकि ये आपके नीट के पेपर में भी आ चुका है एज वेल एज ये जेई के पेपर में भी आ चुका है। दोनों में ये सवाल रिपीट कर चुका है। और सवाल कितना आसान है कि 2 सेकंड में आप इसको बना सकते हो। क्या पूछा है सवाल में कि कुछ तत्व हैं XYZ और उनके अपचयन विभव, अपचयन विभव का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, ये उनका मान दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि अपचयन शक्ति के बढ़ते हुए क्रम पे उनको क्या करना है? व्यवस्थित कर देना है। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूं, मैं इसका अपचयन विभव का क्रम लेता हूं। अपचयन विभव का अगर मैं क्रम लिया तो आप सबको साफ साफ समझ में आ रहा है। सबसे कम अपचयन विभव किसका है? तो वो है -3.0, क्योंकि भैया -3 -1.2 से कम होता है ना। नंबर लाइन याद आ रहा है? ये 0 है, यहाँ -3 होगा तो यहाँ -2 होगा तो यहाँ -1 होगा। -3 का मान जितना लेफ्ट में जो मान होता है वो उतना छोटा होता है, तो -3 का मान सबसे कम है। फिर इसके बाद कौन आएगा? -1.2, और फिर कौन आएगा? 0.5, क्योंकि वो पॉजिटिव है। ये अपचयन विभव का मान है। तो जिंक का अपचयन विभव, Z का अपचयन विभव सबसे कम आ रहा है, देन X का, देन Y का।
आपसे पूछा गया था क्रम किसका, अपचयन शक्ति का। और अपचयन शक्ति सीधी सी बात है, अपचयन विभव की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसके अपचयन विभव का मान जितना कम आया है उसकी अपचयन शक्ति उतनी ज़्यादा आएगी, और जिसके अपचयन विभव का मान जितना ज़्यादा आया है उसकी अपचयन शक्ति सबसे कम आने वाली है। तो सबसे कम अपचयन शक्ति किसकी होगी भैया, जिसका अपचयन विभव सबसे ज़्यादा है, मतलब y की, फिर x की, और सबसे ज़्यादा अपचयन शक्ति किसकी आने वाली है, तो वो आपको मिलने वाली है z की। आया क्रम समझ में? सेम था क्वेश्चन, सेकेंडों में बनाया जा सकता था, बस वही है, कॉन्सेप्ट पता रहे तो ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, प्यारा सा क्वेश्चन है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आईआईटी एडवांस से ही पूछ चुका है। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा ये चीज़ें बदल गई होंगी और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन सही से समझ में आया, इसको आप लोग नोट कर लो, क्योंकि अब मुझे इसको हटाना है ताकि मैं उसको सॉल्व करूँ। तो चलिए देखिएगा कि उस क्वेश्चन को मैं क्या था, उसमें 5 लोग दिए हैं और उन पांचों के क्या है, विभव का मान दिया गया है। ये कैसा विभव है, तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ हो रहा है अपचयन, k+1 से 0 जा रहा है, ये भी क्या है अपचयन, ये भी क्या है अपचयन, ये भी क्या है अपचयन, ये भी क्या हो रहा है अपचयन। मतलब ये सीधी सी बात है, ये उनके अपचयन विभव का मान है। सबके क्या है, अपचयन विभव का मान आप लोग को दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है अपचयन शक्ति का क्रम बताइए। तो एक काम कीजिए ना, सबसे पहले आप लोग अपचयन विभव के मान के अनुसार इसको व्यवस्थित कर दीजिए। तो आप देखिए सबसे कम अपचयन विभव किसका दिख रहा है, किसका दिख रहा है भैया, पांचों में सबसे कम -2.93 दिख रहा है। उसके बाद किसकी बारी आ रही है, किसकी बारी आ रही है, ये -2.37। फिर किसकी बारी, -0.74। फिर आ रहा है हमारा +0.79, और 0.80 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है। ये अपचयन विभव का क्रम हो गया। मतलब अपचयन विभव सबसे कम किसका आया था, पोटेशियम वाले का, फिर किसका आया, मैग्नीशियम वाले का, फिर तीसरे नंबर पे कौन आया, -0.74 के साथ क्रोमियम, फिर 0.79 था मर्क्यूरी का, और 0.80 था सिल्वर का। इसका अपचयन विभव सबसे ज़्यादा आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको पूछा गया है अपचयन शक्ति का क्रम। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, अपचयन शक्ति रिड्यूसिंग पावर का आपको ऑर्डर बताना है। तो वही बात हो गई, जिसके अपचयन विभव का मान जितना अधिक आया है उसकी अपचयन शक्ति उतनी कम आने वाली है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका अपचयन विभव का मान सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी अपचयन शक्ति सबसे कमज़ोर होगी। फिर मर्क्यूरी की उससे कम ज़्यादा होगी, फिर क्रोमियम की, फिर मैग्नीशियम की, और पोटेशियम के अपचयन विभव का मान सबसे कम था, इसलिए इसकी अपचयन शक्ति रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं से सारा अब आंसर आएगा ना। आपसे पूछा कि इन तीनों में प्रबल अपचायक कौन है, तो भैया प्रबल अपचायक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट प्रबल अपचायक तो वही होगा ना जिसकी अपचयन शक्ति सबसे ज़्यादा हो, तो वो कौन हो गया, पोटेशियम। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है कि इसमें प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्गेस्ट, प्रबल प्रकल लिखा रहा है, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक कौन आएगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन आएंगे, तो वो आएगा जिसके अपचयन शक्ति का मान सबसे कम था, तो वो कौन निकला, सिल्वर। तो ऐसे ही आप लोग को अलग अलग सवालों में कुछ कुछ डाटा दे के प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल अपचायक या ऑक्सीकरण शक्ति का, अपचयन शक्ति का क्रम का निर्धारण करने पे रिलेटेड सवाल आ जाएगा। तो मैंने हर वो चीज़ को आपको कवर करवाया है, और यहीं पर आज हमने जितने भी आज के टॉपिक को एज अ टारगेट सेलेक्ट किया था कि हम 6 से 8 टॉपिक आज कवर करेंगे, वो सारे टॉपिक कंप्लीट हुए। वीडियो कैसे लगे बच्चों, कमेंट करके बताओ, क्योंकि कमेंट ही आपके और मेरे बीच का संवाद का माध्यम है, ठीक है। तो चलिए खूब अच्छे से पढ़िए और रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स को आप लोग ईमानदारी से कंप्लीट कीजिए, वो बहुत फ़ायदा देने वाला है आपको निकट जीवन में, ठीक है। तो खूब सारा आशीर्वाद, मिलते हैं अगले क्लास में नए इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।